Okay, hello everyone. Today we will talk about a very important chapter working on the constitution. Now, why it is a very important chapter is as a citizens, definitely we have some duties, we have some rights. So we should know आखिर देखो अगर कुछ लॉ ऑर्डर ना हो तो लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं उनको जो चाहिए वो करेंगे ठीक है जिस कंट्री में लॉ ऑर्डर प्रॉपर नहीं है अब इमेजिन करो आप एक घर में रहते हो आपको मैं बोल दूँ कि सब अपने हिसाब से रह सकते हो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिसको जैसे रहने का वैसे रहो डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेस क्योंकि थोड़ा सा डर है क्योंकि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके लिए हम अपना काम बराबर से करते हैं अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हटा दूँ अगर मैं ड्यूटीज़ हटा दूँ तो कुछ कर पाओगे या अगर मैं सिर्फ ड्यूटीज़ ही दूँ कि आपको काम ही करना है पूरा टाइम तो आप रह पाओगे नहीं तो कुछ राइट्स भी आप इंजॉय करोगे कुछ ड्यूटीज़ भी रहेगी जो आपको करनी पड़ेगी राइट तो वही है कॉन्स्टिट्यूशन और क्या है देखो अंडरस्टैंड हु वॉज द पायनियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट नाउ दैट गाय सर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर अमेजिंग पर्सनैलिटी he was born from a Dalit family lower class family as said in Indian at that time that particular man didn't had access to education so I उसकी stories आप पढ़ोगे तो you will understand how sad it was since that time people believe in the concept of untouchability which is present even in today's rural India even some urban India people have this हैबिट कि जो लोअर क्लास के होते हैं लोअर कम्युनिटी के होते हैं उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते राइट जो लोअर कम्युनिटी के होते हैं उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि टच भी नहीं कर सकते थे तो वो सीट पे बैठ भी नहीं सकते थे तो दरवाजे के वैसे ऐसे बोर्ड होता है ना बाजू में खिड़की होती है वहाँ पर बैठ करके वो पढ़ाई करते थे और वो हमेशा टॉप करते थे द बेस्ट थिंग वॉज बुक्स लेके जाते थे और कई बार तो ऐसा होता था 2-3 दिन कैसे निकलता था मालूम ही नहीं पड़ता था बुक्स के साथ ही पढ़ते रहते थे स्कॉलरशिप मिलती गई पढ़ाई करते गए अमेजिंग पर्सनालिटी ही वॉस तो उन्होंने एक बात ऑब्वियसली आपको पता होगा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखी तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी आई एम प्रिपेयर टू से दैट आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट आई डू नॉट वॉन्ट इट डज नॉट सूट एनी बडी बट वॉट एवर दैट मे बी इफ आर पीपल वॉन्ट टू कैरी ऑन दे कैन कैरी ऑन बट देयर शुड बी राइट्स गिवन टू माइनॉरिटीज You cannot ignore the minorities. If I should say that the greatest harm will come by injuring the minorities. ये बाबा साहब अम्बेडकर के वर्ड्स थे और ये वर्ड्स आप तब समझोगे जब आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझोगे कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश ओरिजिनली आप देखोगे तो और इंग्लिश वर्जन में कुछ 1,17,369 वर्ड्स थे 444 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ये ठीक है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको टाइप नहीं किया गया था हाथों से लिखा गया था ठीक है उसके बाद आप देखोगे तो उसकी कॉपी आज भी अवेलेबल है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में रखी गई है सुरक्षित एकदम आपको कुछ चीज़ें जान के हैरानी होगी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए 3 साल लगे थे इट टुक नियरली 3 years टू राइट डाउन इतना बड़ा था वो ठीक है नियरली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये बहुत सारी कंट्रीज से रीड करके लिखा था ठीक है आप देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर रियल में तो इट इज़ कॉल्ड एज अ बैग ऑफ बोरोइंग हर कॉन्स्टिट्यूशन की तो अच्छी चीज़ें ली डिटेल स्टडी पढ़ी एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया सो ग्रेट मैन ग्रेट थिंग्स अगर आप देखोगे जापान रशिया जर्मनी यूएस सबसे कुछ ना कुछ हमने लिया है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन एकदम ग्रेट है कैसे ग्रेट है हम पढ़ेंगे उसके बारे में तो बेटा पहली चीज़ आपको मैंने बताया 26 जनवरी को 1950 को पहले लिखा गया था लेकिन उसके बाद अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को हमने ट्रू सेंस में उसको ऑफिशियली लाया और हमने उसको अप्लाई करना शुरू किया 26 जैन 1950 को तब के बाद से चीज़ें इम्प्रूव हुई है चीज़ें बड़ी है डेवलपमेंटल प्रोसेस हुआ है अब मैं आपको बताऊंगा डेमोक्रेसी में क्या चाहिए तो पहली चीज़ तो बच्चा आपको दिख रहा है पॉलिटिकल मैच्योरिटी ठीक है व्हाट इज़ पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखो
डेमोक्रेसी में वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर है ना कोई अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, राइट। डेमोक्रेसी को आपने पता है ना, आपने सुना है, डेमोक्रेसी इज़ फॉर पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, सुना है आपने? मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, लोगों का मिलना जुलना, लोगों का इलेक्शन में पार्ट लेना, लोगों का इंटरेस्ट दिखाना। तो यहाँ पर सोसाइटी एज होल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये पैराग्राफ दिख रहा होगा, डेमोक्रेसी डज नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर, ये सोसाइटी एज सच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप सुन लो, फिर आप रीड कर लेना, आपको समझ जाएगा। अब लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे भी इलेक्शंस होते हैं, सिस्टम्स होते हैं और लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये है डेमोक्रेसी का रियल थिंग। पहली चीज़ पॉलिटिकल मैच्योरिटी। दूसरा राइट टू वोट। बच्चा पहले क्या था ना, 21 साल की उम्र तक के लोग, 21 साल के बाद लोग वोट कर पाते थे, लेकिन क्योंकि फिर लोगों ने सोचा कि अब लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, यंग पीपल को भी हमने यहाँ पर जनरेशन देना है, तो 21 से हमने एज कर दी 18। तो इससे क्या हो गया, बहुत सारे लोग बहुत कम उम्र से कॉन्स्टिट्यूशन में भागीदार बनने लगे, उसमें जागरूकता दिखाने लगे, और इसीलिए हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। देखो 21 से 18 का गिराने का रीज़न ये भी था कि यंग लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है कंट्री में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कंट्री में क्या चल रहा है, राजनीति पर अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो मतलब ही क्या फिर। तो अपना इंटरेस्ट दिखाना कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए राइट टू वोट हमने 21 to 18 किया। यंग लोग आए, अलाइन हुए सिस्टमेटिक तरीके से, और इस तरह से डेवलपमेंटल प्रोसेस चालू हुए। यंग लोग होते हैं तो एक जोश भी होता है, तो उनको पता चलता है कि कंट्री में क्या चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, सिचुएशन क्या है। तो जैसे बड़े होते हैं और मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब डिसेंट्रलाइजेशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, कोई एक जन है, उसकी आप बातें सुन रहे हो, वो जो बोलेगा वो फॉलो करोगे और ये चलता जाएगा। जैसे कि एक कंपनी का ओनर है, जो ओनर डिसीजन देगा वही डिसीजन फाइनल, बाकी किसी को कुछ हक नहीं है। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एनीथिंग। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को राइट्स मिलेगा। जैसे कि एक पीएम सब कुछ नहीं है कंट्री में, सीएम चीफ मिनिस्टर की भी वैल्यू है, वो भी अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता है। एमएलएस की भी वैल्यू है, जैसे असलम शेख हमारे मलाड में एमएलए है, ठीक है, अब तो अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, थे डेफिनेटली, अब अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए जैसे मैंने बताया। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ है, तो हर एक जन को राइट मिलना चाहिए, जैसे अपने को भी है। वी कैन ऑल्सो पुट सजेशंस, वी कैन ऑल्सो पुट फीडबैक्स। तो हर एक इंसान को वैल्यू है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मैकडोनल्ड्स का कैसा है, फास्ट फूड चेन है, लेकिन अगर आपके पापा को अगर कल कुछ शॉप खोलनी है तो दे कैन गो टू मैकडोनल्ड्स, उनको बता सकते हैं कि हमको मैकडोनल्ड्स में इंटरेस्ट है, अब हमको ब्रांड का नाम दो, हम चलाएंगे उसको, ठीक है। तो नाम आपको मैकडोनल्ड्स का मिलेगा, ऑब्वियसली आपको कुछ उनको देना पड़ेगा अमाउंट, उसके बाद आप अपने हिसाब से चला सकते हो उसको। कंपनी के कुछ बेसिक रूल है वो आपको फॉलो करना है, बाकी अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो, आप द वे यू वांट इट। उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या, कोई एक अकेला ओनर नहीं है। जैसे कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ नॉलेज आप भी दे सकते हो, कुछ मैं भी बता सकता हूँ। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ और नॉलेज है तो आप हमको सबसे शेयर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। एवरीबडी इज गिवन इक्वल राइट, एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट, एवरीबडी इज वैल्यूड। और इससे क्या होगा, मिसयूज जो नहीं होगा पावर का, क्योंकि अगर एक ही इंसान है अपने हिसाब से वो बना रहा है चीज़ें, तो फिर तो ऑब्वियसली मिसयूज होगा ही। किधर सुनने वाला है वो किसी की। जैसे पहले के किंग होते थे, अपने हिसाब से बना दिया, सब अपने हिसाब से कर दिया, लोगों की सुनते नहीं थे कोई कोई किंग्स, तो प्रॉब्लम होती थी लोगों को ही। लेकिन यहाँ पर सबके पास राइट है, तो इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लोगों को भी अच्छा लगेगा, लोग ज्वाइन करेंगे पॉलिटिक्स में। आजकल बहुत सारे यूथ विंग भी आ गया है, यूथ भी पार्टिसिपेट कर रहा है पॉलिटिक्स में, तो इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप ये सुनो और फिर आप रीड करो, आपको ईजी लगेगा। यहाँ पर लिखा ना, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस, तो ये चेंजेस अपन ने किए थे कि नहीं, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, एवरीबडी शुड हैव सम पावर, तो उनको भी मजा है ना। जैसे लोकल गवर्नमेंट में कोई अच्छा काम कर रहा है, अपने डिसीजन बता पा रहा है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको सुनेगा,
फिर उसको फ्यूचर में अच्छे चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो उस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेमस फॉर दैट। हर एक जन को राइट है, हर एक जन को अपने बोलने का हक है। आप देखते हो ना, कोई भी गवर्नमेंट को गालियाँ दे देता है आजकल इंडिया में, चलता है। आप बाहर जाओ आप क्रिटिसाइज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। सो हियर एवरीबडी हैज़ राइट टू स्पीच एंड पीपल आर फॉलोइंग इट एंड एक्सरसाइजिंग इट। बच्चा, ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अब क्यों उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? आप सोचो थोड़ा, आप लॉजिक लगाओ। अब मुझे यकीन मत करो, खुद का भी सोचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ट्यूशन में आते हो, मैं हर किसी को मैं बोलूँगा, मैं जो बोलूँगा वही सही, आपको वही फॉलो करने का, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 2-3 दिन तो ठीक रहेगा, फिर आप बोलोगे पागल आदमी, राइट और नॉट? बट इफ देयर इज अ स्पेस वेयर सबको बोलने का अधिकार है, एवरीबडी इज एबल टू से व्हाट दे फील लाइक, एवरीबडी वांट्स टू पुट इन सर्टन थिंग्स, तब मज़ा आएगा ना। सब इंजॉय करेंगे, सबको अच्छा लगेगा। एवरीबडी विल हैव लाइक, सबको इंटरेस्ट डेवलप होगा। कभी कोई नॉलेज देगा, कभी कोई नॉलेज देगा, तो हम सबको इस तरह से मज़ा आएगा। सबके ओपिनियन सुनने मिलेंगे और जो अच्छा होगा वो हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिजर्वेशन होता है, इससे वीकर सेक्शन को भी अपनाने का मौका मिलता है। तो ये सब चीज़ें होती है। अग्रीड? अब नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन आपको समझा है, होप। नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ काम किया, मैंने 1 लाख रुपीज़ उड़ा दिया घर वालों के लिए, मैंने 1 लाख रुपीज़ उसको उड़ा दिया मैंने, और घर वालों को मैंने कुछ बताया ही नहीं मैंने किधर उड़ाया। ये चलेगा क्या? चलेगा क्या? कल जाकर के आप घर से ले लेते हो कुछ काम सामान, 2-3 हज़ार रुपये ले लेते हो, आप उड़ा देते हो, आप कुछ बताओगे नहीं घर वालों को, चलेगा क्या? घर वाले जोर से थप्पड़ मारेंगे, गाल लाल होगा, फिर बताना ही पड़ेगा। मतलब यू आर आंसरेबल टू देम, यू हैव टू आंसर देम। यू कैन नॉट से नहीं मेरी मर्जी है, मैं मेरे हिसाब से करूंगा। सी इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हैज़ टू टेल अस एवरीथिंग, किधर खर्चा कर रहे हैं, किधर नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिटीजन्स हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी गवर्नमेंट स्पेंड कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट कर रहे हैं, दे शुड टेल द सिटीजन्स, दे शुड टेल अस, दे शुड गिव अस एवरी स्मॉल डिटेल्स दैट वी आस्क फॉर। अब RTI प्रेजेंट टाइम पे कितना एक्टिव है नहीं है, दैट उसके अंदर हम नहीं जाएंगे यूट्यूब पे। बस मैं आपको इतना बोलूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है, थोड़ा सोचो। इससे क्या होगा, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा। अगर आपके पास 1-1 रुपये का हिसाब कोई बता रहा है तो आप उस पर विश्वास करोगे ही ना। कोई गपला कर रहा है तो आप उस पर विश्वास क्यों करोगे? तो गवर्नमेंट अगर आपको सब हिसाब दे रहा है, एवरीथिंग दैट टेलिंग यू, तो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा। सिटीजन को विश्वास होगा तो नेक्स्ट टाइम उसको हम वोट भी देंगे। सिटीजन को भी इंटरेस्ट आएगा कि भाई मेरी भी बात कोई सुन रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही कर रही है। आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बोलने की कि अच्छा आपने ये 1000 करोड़ का खर्चा किया, किधर किया बताओ, मेरे को जानना है मेरे को। इट कम्स अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI एक्ट। तो ये एक्ट बहुत फेमस एक्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर भी है ये। ठीक है, कि सिटीजन शुड हैव एवरी अपॉर्चुनिटी टू गेट आंसर्स। गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू अस। नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, मैं सेवक हूं तुम्हारा, आप मेरे मालिक हो। तो PM ऐसी बातें बोलते तो हमको समझ में आना चाहिए कि सब अपने सेवक है। दैट डजंट मीन हम सेवक की तरह उनको ट्रीट करें कि आप जो करना है करो, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। यू शुड आस्क क्वेश्चंस वेरेवर यू फील लाइक। कि रोड कंस्ट्रक्शन किया गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, रास्ते में आपके, तो कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। यू हैव द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस एंड दे हैव टू आंसर इट, एंड दिस इज द वे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स द बेस्ट। अब गवर्नमेंट यहाँ पर कोई जोल करेगी, झपटा करेगी, तो अपने को समझ जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू। तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई है, और पॉलिटिशियन जो रॉन्ग थे वो जेल में भी गए हैं। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। RTI एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये पैराग्राफ में लिया है, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। 2 वर्ड बेटा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, एक पैड होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, आप आर पार देख सकते हो। तो अब RTI से क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को सब आंसर देना पड़ेगा, तो इट विल इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। मतलब क्या, गवर्नमेंट क्या कर रही है वो मुझे मालूम पड़ेगा, हर एक चीज, हर एक डिटेल। और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर दे डू, सो दे हैव टू टेल अस कि इधर खर्चा किया मैंने, इधर मैंने वो किया, इधर मैंने ये किया। एवरी स्मॉल इन्फॉर्मेशन दे शुड टेल यू। और अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो गवर्नमेंट अच्छी है ना, डेफिनेटली। एंड इट हैज हेल्प टू रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब कि आपको सीक्रेट नहीं है, आप उनको बताना ही पड़ेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये पहले क्यों नहीं था ऐसा, किसी के दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया।
क्योंकि अगर सब देखो, वॉट एवर इज हैपनिंग, अगर आपको खुल्लम खुल्ला पता चल रहा है तो प्रॉब्लम ही क्या है फिर? बट ये होना चाहिए रियल लाइफ में, अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा. नेक्स्ट इज, सो आई होप इधर तक आपको समझा है, इधर तक इट वॉज वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा बच्चा? हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, राइट टू वोट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आरटीआई एक्ट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. इतना रीड करो, पीडीएफ होगी तो पीडीएफ में पढ़ो, टेक्स्ट बुक तो टेक्स्ट बुक में पढ़ो. उतना पढ़ने के बाद लेट्स डू सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, डाउट्स पूछो एंड देन वी विल गो टू द फ्यूचर वीडियो. थैंक यू.